मेघालय और असम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर ओढ़ी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न किसी की आवाज़ आ रही थी। उस रात विवेक अकेले उस जंगल को पार करने में लग गया था। उसके चेहरों को देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। इस जंगल के बारे में जाना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने बस में कर लेता है। वो फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। विवेक को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही असम सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वसीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है। वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले वसीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई है। 25 साल का विवेक अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी मंत्र तंत्र की किताब में होता है। विवेक ने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बहुत अजीब सा दिखने वाला बाबा कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नज़र तुरंत विवेक पर पड़ गई। अब वह जोर जोर से बड़े ही डरावने तरीके से मंत्रों को बोलने लगा। विवेक बाबा को देखकर घबरा गया, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले विवेक की शादी को 2 साल होने को आए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले बर्ताव के कारण विवेक को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लगा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और वर्षा उसे छोड़कर अपने दोस्त के घर रहने चली गई थी। विवेक वर्षा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से वर्षा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो बस वर्षा के बारे में ही सोचता रहा। एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहा था। उसकी नज़र सीट पर लगे एक स्टिकर पर पड़ गई, जिस पर लिखा था सिर्फ 1 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाएं, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। विवेक अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वसीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज़ अब धीमी हो गई थी, पर अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना विवेक की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछा। विवेक ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विवेक की बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा, इसे धारण करके रोज रात वर्षा की फोटो देखकर विवेक को ये मंत्र पढ़ना है। और धीरे से विवेक के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद वो बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विवेक ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसा
लेने के लिए मना कर दिया। विवेक वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। इस बात पर ताज्जुब कर भी रहा था कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वो जिस तेजी से चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। विवेक अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और बाबा का दिया हुआ मंत्र उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विवेक ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहाँ से गायब हो गया। विवेक रोज यही करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन विवेक की वर्षा अभी भी वापस नहीं आई। विवेक ने फिर से वसीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि वर्षा अब तक उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आई। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विवेक के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा है। विवेक ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने ये भी कहा कि अगर वो वर्षा को इस हवेली में ला सकता है तो वर्षा जरूर विवेक के पास आ सकती है। उस दिन भी विवेक जब अपने घर वापस जा रहा था तब भी उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन विवेक जो वर्षा से बहुत प्यार करता था, उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफ़ी मांगने के बहाने उसी जंगल के आसपास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विवेक ज़बरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला था। विवेक को अब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजे से उस पार देखा, वो देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्ती जल रही थी। वो वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि वर्षा एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वर्षा वही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहाँ से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं थी। विवेक वर्षा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा वो वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साए ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वो काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप
एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई और जोर जोर से हंसने लगा। वो बाबा अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था और उसने वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आज़ाद कर लिया है और विवेक को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विवेक वहाँ से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहाँ से निकलता कुछ देर बाद वो वहीं वापस हवेली के सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस वालों को 2 सड़ी हुई लाश मिली। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि विवेक और वर्षा की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।